हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी एविडेंस एक्ट की शुरुआत है और हम भारतीय साक्ष्य बिल को पढ़ेंगे क्योंकि ये कभी ना कभी अभी आने ही वाला है। तो इसको पढ़ लो, ये इजी भी है पुराने लॉ से, तो आपको सही रहेगा। तो ना शुरुआत करते हैं हम भारतीय साक्ष्य बिल की। ओके, ये जो है ना एविडेंस एक्ट का नया लॉ है जो अब आप पढ़ने वाले हो आगे जाकर, जो आपको आएगा कुछ टाइम में, ये लॉन्च हो जाएगा और पब्लिश भी हो जाएगा। फिर आपको यही पढ़ना पड़ेगा और ये इजी है बाकियों से। ठीक है, देखो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं भारतीय साक्ष्य बिल, द भारतीय साक्ष्य बिल। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है इसका प्रेम्बल में है टू कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट का मतलब होता है कंप्लीट लॉ, जो चीज़ कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। अब कंप्लीट लॉ का मतलब क्या होता है कि ये सारे मैटर्स को डील करती है और ऐसे लॉ को कहते हैं जर्नल लॉ। जर्नल लॉ, ठीक है, जो जर्नल मैटर से डील करता हो। ओके, कंसोलिडेट का मतलब होता है कंप्लीट लॉ। क्या एविडेंस एक्ट वाकई ही कंप्लीट है? क्या वाकई ही कंप्लीट है? आंसर है नो। व्हिटले स्टोक्स ने, व्हिटले स्टोक्स क्या है? एक ज्यूरिस्ट है, एक ज्यूरिस्ट है। इन्होंने एंग्लो इंडियन कोड्स, ये इनकी किताब का नाम है, इसमें बोला था कि ये कंप्लीट नहीं है रियल सेंस में। अगर हम असली में देखें ये कंप्लीट नहीं है। बुक में लिखा हुआ है कंप्लीट है, लेकिन असली में ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग लॉ से उठाई गई हैं। जैसे एफिडेविट की बात करें तो एफिडेविट पर जो एविडेंस की बात होती है वो सीपीसी से, सीआरपीसी से उठाई गई है। अकाउंट्स बुक की बात करें, जिसे कहते हैं एग्जाम्पल एंट्री बुक्स, एंट्री बुक्स की बात करें तो ये बैंकर बुक एविडेंस एक्ट से उसके ऊपर हम पढ़ते हैं, इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो एविडेंस एक्ट अलग अलग लॉज से हम लेते हैं, अभी भी ले रहे हैं। तो क्या ये कंप्लीट हुआ? आंसर है नो, इट इज़ नॉट कंसोलिडेटेड। क्लियर हो गया? आगे, एंड टू प्रोवाइड फॉर जर्नल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ये लिखा हुआ है जर्नल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। अब प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस क्या होते हैं? देखो, ये एक फंडामेंटल रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये जो है ना, ये मैंने आपको ये पैराग्राफ जो है स्टीफन के ड्राफ्ट ऑफ एविडेंस एक्ट से उठाया है, ड्राफ्ट ऑफ एविडेंस एक्ट से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस विच प्रोफेसेस टू बी फाउंडेड अपॉन एनीथिंग, ये तो फालतू छोड़ो, मे बी रिड्यूस टू द फॉलोइंग रूल्स। फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस क्या थे? एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर्स इन इशू, hearsay evidence is not to be admitted, in all the cases the best evidence must be given। कि भैया जो भी एविडेंस आप लोगे वो मेन मुद्दे से जुड़ा होना चाहिए, वो फालतू का एविडेंस ना हो, वो मेन मुद्दे से जुड़ा होना चाहिए। हियरसे एविडेंस कभी भी एडमिट नहीं करोगे, जब भी करोगे बेस्ट एविडेंस ही दिया जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस को हम कहते हैं कार्डिनल फिलॉसफी ऑफ एविडेंस। क्या कहते हैं? कार्डिनल फिलॉसफी ऑफ एविडेंस। इसके ऊपर आपका एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखवाया हुआ है, इसको हम डील करेंगे बाद में अभी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है इट शैल अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वर्ड जो है कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो एक तो हम इसका पढ़ेंगे मीनिंग में हम इसका इंग्लिश डिक्शनरी से इसका मीनिंग उठाएंगे। मीनिंग कहाँ से उठाएंगे? इंग्लिश डिक्शनरी से। और एक है इसकी इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड जहाँ लिखा हुआ है वो है 2I ऑफ सीआरपीसी। ओके, तो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो जज के आगे की जाए उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। सेक्शन 2I सीआरपीसी कहता है कि वो प्रोसीडिंग जहाँ पर एविडेंस ऑन ओथ लिए जाते हैं उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है। अब एनी प्रोसीडिंग में यहाँ पर ट्रायल भी आता है, इंक्वायरी भी आती है।
लेकिन यहाँ एविडेंस ऑन ओथ सिर्फ ट्रायल आता है। तो अगर मान लो एक मैजिस्ट्रेट है, वो सेशन कोर्ट को केस कमिट कर दे, तो ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। मैजिस्ट्रेट अगर मान लो पुलिस को बोले, ऑर्डर करे कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते, तो ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जो भी काम जज साहब कर रहे हैं उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। अब कोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो, कोर्ट ना दो तरीके के कोर्ट होते हैं, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है और एक कोर्ट ऑफ लॉ होता है। कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब होता है कोई भी सिविल कोर्ट, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट, और कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है ट्रिब्यूनल्स। कोर्ट ऑफ लॉ रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, दे फॉलो रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? दे डज नॉट अप्लाई द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, इनमें स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस अप्लाई नहीं होता। कोर्ट ऑफ लॉ में जजेस जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो वाला एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और ट्रिब्यूनल्स में इनको हम क्वासी कोर्ट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? क्वासी कोर्ट। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर, उनकी सर्विसेज, उनकी कंडीशंस, सारी की सारी कौन डिसाइड करता है? एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। अब मैंने हमको बोला कि कोर्ट ऑफ जस्टिस वो होते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करा जाता है, वो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस को अप्लाई नहीं करते। इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करे, गवर्नमेंट जब ट्रिब्यूनल को बना रही है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करे कि भैया ये ट्रिब्यूनल जो होगा ना, इस पर इसको हम स्टेटस ऑफ कोर्ट देंगे। ठीक है, और ये एक्सप्रेसली बोल दे कि इसके ऊपर एविडेंस एक्ट अप्लाई करेंगे, तो वो ट्रिब्यूनल भी कोर्ट माना जाता है और उस कोर्ट पे एविडेंस एक्ट अप्लाई किया जा सकता है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जब आप पढ़ते हो तो वहां पर सरकार ने साफ साफ लिखा कि इस वाले ट्रिब्यूनल पर एविडेंस एक्ट अप्लाई किया जाएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। ओके, अब आता है इंक्लूडिंग। अच्छा, अभी देखो एक और वर्ड आता है, इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी कोर्ट। इन का मतलब होता है कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, और बिफोर एनी कोर्ट का मतलब होता है जहां पर भी जज अपनी सिटिंग बना दे उसे बिफोर एनी कोर्ट कहते हैं। एक केस आया था, केहर सिंह का केस। यहाँ बोला गया कि जो प्रोसीडिंग्स भले ही जेल में की गई थी उसे भी कोर्ट कहा गया था। केहर सिंह का इंदिरा गांधी के टाइम का केस है। यहाँ पर प्रोसीडिंग्स जो है तिहाड़ जेल में करी गई थी, तो तिहाड़ जेल को भी कोर्ट माना गया था। ओके, अब जज साहब अगर चैम्बर में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रायल चलाएं तो भी वो भी कोर्ट होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब आता है हमारा कि इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट में होते हैं। आर्मी एक्ट का सेक्शन नंबर 133, नेवी एक्ट का सेक्शन नंबर 130 और एयरफोर्स एक्ट का सेक्शन नंबर 132 ये बोलता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा इनके ऊपर। क्लियर हो गया? कोर्ट मार्शल वो होते हैं जहां पर ऑफेंसेस जैसे म्यूटिनी, डेजर्शन का ट्रायल चलाया जाता है। अगर एक सोल्जर गद्दारी करता है अपनी फौज से या भाग जाता है जंग से, तो ऐसे सोल्जर्स का, ऐसे मिलिट्री ऑफिसर्स का ट्रायल जो है वो आर्मी खुद करती है, इसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। लेकिन अगर एक सोल्जर एक आम आदमी को, एक सिविलियन का मर्डर करता है, रेप करता है, तो उसका भी एक कोर्ट मार्शल होता है। लेकिन अगर सोल्जर मान लो किसी सिविलियन के साथ चोरी कर देता है या कोई भी XYZ ऑफेंस कर देता है, तो उसे कहते हैं सिविल ऑफेंस, उसे कहते हैं सिविल ऑफेंस, और वो ट्रायल कहाँ चला जाता है? क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपना पॉइंट। आगे बोला गया है कि जो एविडेंस एक्ट है, ये भारतीय साक्ष्य बिल है, वो एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होगा। एफिडेविट ना दो तरीके से होता है।
एक एफिडेविट होता है डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए, एक एफिडेविट होता है टेस्टिमनी पर्पस के लिए। पहले बताता हूँ एफिडेविट होता क्या है। एफिडेविट होता है कि जो स्टेटमेंट्स आप ओथ पर देते हो एक पेपर में लिख के, वो ओथ का पेपर होता है, ठीक है, ओथ पर देते हो या अफर्मेशन पर देते हो, उसे एफिडेविट कहते हैं। ये एक पेज होता है, इसमें लिखा होता है कि ये पेपर पे जो भी लिखोगे ये ओथ पे मानी जाएगी, ठीक है। फिर आप लिखते हो कि ये बातें हैं, ये मैं मानता हूँ कि ये सच है। आई बिलीव दैट दे आर बेस्ट इन माई नॉलेज, दे आर बेस्ट इन माई नॉलेज, ये लाइन लिख देते हो आप। और ये ओथ पे मानी जाती है कि ये स्टेटमेंट्स जो आपने दी है ना इस पेपर पे, ये ओथ पर दी है। इस पेपर को एफिडेविट कहा जाता है। ओके, अब ओथ कमिश्नर आपको एफिडेविट प्रोवाइड करता है। ओथ कमिश्नर से आप जाके एफिडेविट ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपसे पूछें कि अगर ओथ कौन दे सकता है, तो ओथ कमिश्नर, नोटरी, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, ये सारे लोग ओथ आपको दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आप ओथ इनके आगे ले सकते हो। ओके, चलो ठीक है। हु विल प्रोवाइड ओथ, इसका हम अलग से सेक्शन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वो बात की बात है। एफिडेविट क्या होता है? स्टेटमेंट होती है जो कि ओथ पर दी जाती है या अफर्मेशन पे दी जाती है। ओथ का मतलब होता है भगवान को साक्षी मान के, और अफर्मेशन का होता है संविधान को साक्षी मान के। आई सोलेमनली अफर्म दैट, ठीक है, ये होता है। और आई स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड, ये होता है ओथ, ठीक है। और आई सोलेमनली अफर्म्स क्या होता है? अफर्मेशन। ओके, चलो। अच्छा, अब एफिडेविट ना दो पर्पस से है, एक डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए और एक टेस्टिमनी पर्पस के लिए। तो डॉक्यूमेंट पर्पस पे मान लो ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट पे एफिडेविट क्यों लगाते हैं? ताकि इस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को बता सके कि क्या ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो इस एफिडेविट का काम क्या हुआ? ऑथेंटिसिटी को बताना कि क्या ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, क्या ये डॉक्यूमेंट सही है। तो अब मुझे बताओ, अगर आप डॉक्यूमेंट को पेश करोगे एविडेंस पे या आप एफिडेविट को पेश करोगे एविडेंस पे? डॉक्यूमेंट को पेश करोगे ना एविडेंस के लिए, एफिडेविट को पेश तो नहीं करोगे। तो एफिडेविट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेन्युइननेस को बता रहा है, ऑथेंटिसिटी को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाता। ओके, अब आता है टेस्टिमनी पर्पस। एक विटनेस है, वो अपना चीफ एग्जामिनेशन एफिडेविट पे देता है, ठीक है। तो कोर्ट उस एफिडेविट को एज एन एविडेंस मान लेती है और फिर इसकी बातों पे हम क्रॉस करते हैं रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, जिसे हिंदी में जिरा कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो है एफिडेविट, जब आप टेस्टिमनी पे दे रहे हो, टेस्टिमनी में आप जब एफिडेविट दे रहे हो कि मैं जो भी बातें लिख रहा हूँ सारी एफिडेविट पे लिख रहा हूँ, इसको आप एविडेंस के तौर पे मान लो। तो कोर्ट ने कहा कि जैसे हम सीपीसी की बात करेंगे, सीपीसी में ऑर्डर 18 रूल 4 आता है, वो कहता है कि जब विटनेस का चीफ होगा वो सारा का सारा एफिडेविट पर ही होगा, ठीक है। तो वो जो एफिडेविट पे जो बातें लिख के दे रहा है वो एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट कर ली जाती है। क्लियर हो गया? जो भी वो बातें लिख के दे रहा है वो एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट कर ली जाती है। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। अब हमारा हो गया, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिस एंड नॉर टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ठीक है। अब आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? ये वो पर्सन होता है जो आपका एमिकेबली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। एमिकेबली का मतलब होता है आसानी से और जल्दी, ठीक है, जल्दी से आपका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, रिजॉल्व मतलब निपटाए, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर हम स्पीडी जस्टिस देते हैं, जल्द से जल्द काम निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब स्पीडी जस्टिस देते हैं तो क्यों यहाँ पे हम जाते हैं? क्योंकि अगर हम कोर्ट में गए तो वहाँ पे हमारा लॉन्ग ट्रायल चलेगा, बहुत लंबा ट्रायल चलेगा। इसकी वजह से हम यहाँ पर जाते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो मामला है सुलझ जाए, ठीक है। तो स्पीडी जस्टिस यहाँ पर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को और टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉ को अवॉइड करते हैं। जब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जहाँ अप्लाई हो जाता है वहाँ पर एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं अप्लाई नहीं होते,
एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं अप्लाई नहीं होते। क्लियर हो गया? ओके, आगे बात करते हैं हम अपना। आगे हमारे पास आता है कि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों पे एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, एफिडेविट्स पे और आर्बिट्रेटर पे। क्या इसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं जहां पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता? हाँ जी, आ जाओ। यहाँ पर 9 केसेस ऐसे हैं जहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, जैसे एफिडेविट, आर्बिट्रेटर, फैमिली कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का प्रोसीजर, ट्रिब्यूनल्स, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, कंज्यूमर फोरम्स, इलेक्शन कमीशंस, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह वगैरह। इन सारी जगहों पे एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलो ओके, आगे बात करते हैं गाइस। आगे अब हमारे पास देखो, यहाँ तक तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट आता है, तो अभी फोर्स में नहीं आया, फोर्स में जब आएगा तो डेट आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस था, इसका मेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जी व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ एविडेंस ऑन विच एविडेंस एक्ट इज बेस्ड अपॉन। 10 मार्क्स का लिखिए, तो इसको हम पढ़ते हैं। आज द लॉ ऑफ एविडेंस, एक सेकेंड गाइस, हाँ, द लॉ ऑफ एविडेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ जुडिशियल सिस्टम। हर जुडिशियल सिस्टम जो भी है, चाहे कनाडा का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, उसमें एविडेंस एक्ट एक इंटीग्रल पार्ट होता है। सबसे हर कई बंदा लॉ ऑफ एविडेंस तो अप्लाई ज़रूर करता है। एविडेंस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, एविडेयर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रूव करना, टू प्रूव समथिंग। एविडेंस एक मीडियम है जिससे आप कोई चीज़ प्रूव कर सकते हो। अगर आपको एक फैक्ट को प्रूव करना है तो क्या दोगे? एविडेंस दोगे। तो एविडेंस क्या हो गया? मीडियम होगा किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। एविडेंस इज अ मीडियम ऑफ प्रूफ दैट गाइड्स द कोर्ट टू डिस्टिंग्विश दैट वेदर अ सर्टेन फैक्ट विच इज प्रोड्यूस बिफोर इट इज ट्रू और नॉट। एविडेंस एक वो मीडियम है जो कोर्ट को गाइड करता है ये फैसला लेने में कि जो फैक्ट मेरे आगे प्रोड्यूस करा गया है क्या वो सच है या वो नहीं है, झूठ है। ओके, द इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ एनरिच्ड आवर जुडिशियल सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन रूल्स ऑफ एविडेंस। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसने हमारे जुडिशियल सिस्टम को बहुत अच्छा बना दिया है। कैसे? कि वो रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम पार्टीज की राइट्स को डिटरमाइन किया जा सके। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ एनरिच्ड आवर जुडिशियल सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन रूल्स ऑफ एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज। क्लियर हो गया? इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ विच इज़ बेस्ड अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस whose objective is to provide a uniform rule of practice which was earlier in vague। यहाँ पे वेग है, वेग, गलती से वेग। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है जिसका जो जस्टिस दिलाने के मकसद से बनाया गया था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक यूनिफॉर्म रूल ऑफ प्रैक्टिस बनाई जाए, कि हर कोर्ट एक ही तरीके का लॉ चलाए, एक ही तरीके का एविडेंस लॉ चलाए, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था कि हर जजेस अपनी मर्जी से एविडेंस चला रहे हैं, क्योंकि एविडेंस का कोई लॉ ही नहीं था, वो वेग था। इसीलिए लॉ ऑफ एविडेंस आया और बोला कि हर एक जज एक यूनिफॉर्म रूल ऑफ प्रैक्टिस अपनाएंगे और ऐसे ही अपना केस को सुनेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। अब आगे बात करते हैं कि क्या सिद्धांत होते हैं जिस पर एविडेंस एक्ट बेस्ड है। पहला, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। देखो, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इन शॉर्ट एज एविडेंस एक्ट, इट इज अ जुडिशियल रिस्ट्रेन ऑन जजेस नॉट टू एडमिट एनी एविडेंस विच इज नीदर रिलेटेड टू मैटर इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स। सेक्शन 5 कहता है कि ये जुडिशियल रिस्ट्रेन लगा रहे हैं हम जजेस के ऊपर, जजेस पर रोक लगा रहे हैं कि जजेस ऐसे एविडेंस को एडमिट ना करे जो ना तो मैटर इन इशू से रिलेटेड है ना ही रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू इंश्योर दैट अ जुडिशियल प्रोसेस शैल नॉट लिंगर ऑन फॉर टू लॉन्ग। मतलब हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो जुडिशियल प्रोसेस हम लेकर आए हैं
जो ट्रायल हम चला रहे हैं वो इतना लंबा ना खींचा जाए, रबड़ की तरह ना खींचा जाए, इतना लंबा ना करा जाए। मेन मुद्दों पे एविडेंस लाओ और जल्द से जल्द केस को फारिग करो, निपटाओ उसको। ओके। द कोर्ट शैल नॉट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम ऑन द थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड आर नॉट रिलेटेड टू द केस। कोर्ट अपना समय कोर्ट अपना कीमती समय ऐसी बेकार की बातों पे व्यस्त ना करे जो केस के लिए ज़रूरी नहीं है। जो केस के लिए ज़रूरी है उसी के ऊपर प्रोसीडिंग चलाई जाए। इसीलिए स्टेट का इंटरेस्ट है कि लिटिगेशन को जल्द से जल्द ख़त्म करा जाए। इसके ऊपर एक मैक्सिमा रहता है, इंटरेस्ट रिपब्लिकाए उट सिट फिनिश लिटम। ठीक है, यानी कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन। ओके, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ आता है कि हियर से एविडेंस जो है एडमिसिबल नहीं होना चाहिए। हियर से एविडेंस वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक पर्सन देता है जो खुद एज अ विटनेस बनकर नहीं आया, हु हैज़ नॉट हिमसेल्फ अपीयर एज अ विटनेस। हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रॉस एग्जामिन हिम ऑन सच स्टेटमेंट्स। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू रिलाई अपॉन देम। अब वो बंदा स्टेटमेंट जो दे रहा है, जिसने स्टेटमेंट दी थी, वो खुद तो विटनेस बनकर नहीं आया, तो इसीलिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हम नहीं कर सकते। जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते तो कोर्ट उसकी बातों को कैसे रिलाई करेगा। अब एक लाइन थी, ये बहुत अच्छी लाइन थी जो एक जूरिस्ट ने लिखी थी, क्रॉस एग्जामिनिंग अ विटनेस इज अ ग्रेटेस्ट लीगल इंजन इन्वेंटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ट्रुथ। ये लाइन अपने लिखनी है, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत मस्त लाइन है। द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ। जैसे जैसे जो भूसा होता है उसमें से ग्रेन निकालना हमारा कर्तव्य होता है ना, अलग करना होता है, ऐसे ही कोर्ट की ड्यूटी होती है कि आपके फैक्ट में से सच निकालना। ठीक है, इसीलिए अगर हम थर्ड पर्सन की टेस्टिमनी को अलाउ कर दें जो कि डिस्टॉर्शन से भरी हुई है, जिसमें झूठ भी हो सकता है, बातें बनाई भी जा सकती है, वो वैलिड नहीं माना जाता कोर्ट की नज़रों में। ऐसा एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है। इसीलिए हियर से एविडेंस को एप्रिशिएट नहीं करा जाता जब तक नेसेसिटी ना हो। क्लियर हो गया? जिस लोगों को इंग्लिश नहीं आती है एक बार स्लोली इनको पढ़े, याद करने की कोशिश करें। बहुत इजी लैंग्वेज है, आराम से आप कर लोगे कवर। ओके, अब आगे आता है द बेस्ट एविडेंस शैल बी गिवन इन ऑल पॉसिबल सर्कमस्टांसेस। एपेक्स कोर्ट ने MS सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था कि हमारा कार्डिनल रूल क्या है लॉ ऑफ एविडेंस का, कि ओनली बेस्ट एविडेंस पेश करा जाए। जो भी बेस्ट एविडेंस अवेलेबल है उसको आगे लाया जाए। फोर्थ मतलब आगे लाना, ब्रॉड फोर्थ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि कोई फैक्ट को या पॉइंट्स ऑफ लॉ को प्रूव करा जा सके। अब MS सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सो लॉन्ग एज द हायर और सुपीरियर एविडेंस इज विद इन योर पोजेशन or in your reach, you shall not give any inferior proof in relation to it। कि जब तक आपके पास बड़ा और सुपीरियर एविडेंस है तब तक आप inferior proof नहीं दोगे। जैसे एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर आपके पास सुपीरियर एविडेंस है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़ी है, तो कॉपी डॉक्यूमेंट क्यों दोगे, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट क्यों दोगे। तो इसीलिए अगर आपके पास हायर एविडेंस है, सुपीरियर एविडेंस है, तो आप इन्फीरियर प्रूफ नहीं दोगे उस चीज़ का। क्लियर हो गया? ओके, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं जब आप किसी चीज़ का एविडेंस देते हो एक सर्टेन फैक्ट को प्रूव करने के लिए। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को अच्छे से गौर से सुनना ताकि आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। Thank you so much. Have a nice day.